रैट, फ्ली, ज़ेनोप्सेला च्योपिस कौन सी बीमारी को फैलाता? प्लेग, ब्लैक डेथ, सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस, सैंड फ्लाई, काला अजर, लेशमैनियासिस। सो बीमारियां एक से दूसरे में जो फैलती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस। तो चलिए जी, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ज़ील के साथ। और ये उम्मीद करते हैं कि आज भी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे इस सेशन में। एक प्रण लेते हैं कि हम रिवीजन जरूर करेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स को प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अपनी कमियां, अपनी गलतियां तो तभी पता चलेंगी जब आप स्वयं को अभ्यास देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। जो नहीं होंगे उन पे थोड़ा और माथापच्ची करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे, डिस्कस करेंगे मेंटर्स के साथ। सो इसी तरह से कदम कदम आगे बढ़ाते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। कागज कलम तैयार रखिए, इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट साथ के साथ नोट करना, ठीक है जी। चलो तो आगाज करते हैं आज के सेशन का, शुरुआत करते हैं। सो लेट अस स्टडी डिफरेंट डिजीजेस। डू यू रिमेंबर, हम पिछले सेशन में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं दैट डिजीज कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? लिख दूं, हेडिंग दे दूं यहाँ पे। हम पढ़ने जा रहे हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, जो कि बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, यानी जो कि पैथोजेंस हैं, जिसमें हमने ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ना है जो बैक्टीरिया के द्वारा करी जाती हैं। ऐसी बीमारियों के बारे में भी पढ़ना है जो फंजाई के द्वारा की जाती हैं, वायरसेस के द्वारा की जाती हैं, प्रोटोजोन्स के द्वारा जो बीमारियां होती हैं, एंड ऑफ कोर्स helminths also, right? Worms, platyhelminthes के member, tapeworm हो गया जैसे, and even fluke, blood fluke, schistosoma mansoni, then aschelminthus, roundworms, nematodes, ascariasis के बारे में, filariasis के बारे में, loa loa eyeworm है, dracunculus medullaris, guinea worm है, trichuris trichura whipworm है। क्लास 11th में एनिमल किंगडम पढ़ाते समय ये सब बताए थे मैंने आपको, एशेल्मिंथस के मेंबर्स, राउंडवर्म्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। डिजीज कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स में ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया के द्वारा करी जाती हैं। ठीक है जी, चलो हेडिंग दे दीजिए, बैक्टीरियल डिजीजेस, डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मोनेरा जब हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया के बारे में हमने जाना था बहुत सारी चीजें, बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक मेटाबॉलिज्म, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम Grammarly provides suggestions for grammar. पिछले सेशन में मैंने ये भी बताया था कि कोई पैथोजन बीमारी करता कैसे है, हाउ पैथोजेंस कॉज डिजीज, टिश्यू डैमेज, और दूसरा हमने पढ़ा था टॉक्सिन सिक्रीशन। कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स जो जैसे जैसे बनते हैं साथ के साथ रिलीज होते रहते हैं, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों बनाते हैं उसे। एंडोटॉक्सिन्स वो होते हैं जो बनते रहते हैं और सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और जब बैक्टीरियल सेल खुद डिसइंटीग्रेट कर जाता है तब वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और ये लाइपोपॉलीसैकेराइड होते हैं। ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन के बारे में। तो कई तरह के बैक्टीरिया ऐसे टॉक्सिन्स बनाते हैं। टेटनस टॉक्सिन, वेरी डेंजरस टॉक्सिन। देन बोtulinum टॉक्सिन, BTX, दैट इज आल्सो वेरी डेंजरस। डिप्थेरोटॉक्सिन, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया बनाता है ये, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया का बैक्टीरिया है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो सबसे पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए, ये जितने भी नाम आपको दिए हुए हैं यहाँ पे सब आपको याद होने चाहिए। दीज आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देखिए कौन कौन से नाम, टाइफॉइड, टी से टाइफॉइड,
टी से टेटनस याद रख लो। चलो, टाइफॉइड, टेटनस, एक टाइफस फीवर भी होता है, रिकेट्सिया उसे करता है। टाइफस फीवर अलग है, टाइफॉइड अलग है। शैल आई राइट है? टाइफस फीवर, दिस इज डिफरेंट। तो टी से मैंने टाइफॉइड बता दिया, टेटनस बता दिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी भी जिसे कहते हैं, ये टी वाले हो गए, याद रहेगा। अब कॉलेरा याद कर लेने, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया, ठीक है। लेप्रेसी, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया के द्वारा। पॉस्टुलेट पढ़ाते समय मैंने माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के बारे में बताई थी आपको, ये बात है ना कि लेप्रेसी का जो बैक्टीरिया है वो आर्माडिलो मैमल जो है उसकी आंखों में कल्चर किया जाता है, इफ यू रिमेंबर दैट। ठीक है जी। एक और बता देता हूं यहाँ पे, लेप्रेसी के साथ ही एंथ्रेक्स, राइट। बायोवॉर में इसके स्पोर्स का इस्तेमाल, बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज अ डिजीज ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस गेट इन्फेक्टेड बाय चांस। meningitis also, meningitis, inflammation of meninges, right? Then diphtheria, हिंदी में गल घोटू कहते हैं इसे। अभी हम सिर्फ नाम से फेमिलियर हो रहे हैं, फिर मैं इनकी डिटेल्स भी बताऊंगा आपको। डिप्थीरिया हो गया, डी से डाइसेंट्री भी हो गया, ओके। देन पी से प्लेग, न्यूमोनिया। इसके अलावा याद कीजिए जब हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पढ़े थे, निजीरिया गोनोरिया, गोनोरिया करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सिफिलिस, फ्रेंच पॉक्स भी जिसे कहते हैं, ट्रेपोनीमा पैलिडम, तो वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में, राइट। सो अब जो आपके सामने ये बीमारियां हैं, जो भी नाम लिखे हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हमें जानना जरूरी है, राइट। डॉक्टर बन रहे हैं आप, तो भाई एक डॉक्टर को फिर डिजीजेस के बारे में तो पता ही होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं टाइफॉइड का। सो आपका हेडिंग है टाइफॉइड। टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। टाइफॉइड इज एंटेरिक फीवर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टिनल फीवर, एंटेरिक फीवर और इंटेस्टिनल फीवर, ठीक है जी, राइट। इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करता है टाइफॉइड। कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर से इसका बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर में पहुंचता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, हमसे पूछा जाएगा टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट जो है, टाइफॉइड का बैक्टीरिया जो है उसका नाम क्या है। सो द कॉजेटिव एजेंट इज साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है जी। क्या है कॉजेटिव एजेंट? साल्मोनेला टाइफाई। आप देख पा रहे हैं फ्लैजेला, कितने सारे फ्लैजेला हैं इसके चारों तरफ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साल्मोनेला कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसीलिए आपसे कहा जाता है ना कि साफ सुथरी जगह से ही आप खाना खाइए या कोई भी पीने वाला पेय पदार्थ है, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखी होनी चाहिए जहां से भी आप कोई फूड आइटम ले रहे हैं, राइट। और मक्खियां जो है, हाउस फ्लाइज, वो भी टाइफॉइड को फैलाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, राइट। कैन यू सी इस पिक्चर में क्या दिखाया गया था? यू कैन सी अ चाइल्ड हु इज डिफिशिएटिंग नियर अ रिवर साइड। एक हमने ये पॉन्ड दिखाया है, यहाँ पे एक बच्चा है डिफिशिएट कर रहा है, और एक मक्खी जो है उड़ करके वहां से आई और उसने आकर के फूड को कंटेमिनेट कर दिया, जिसे एक दूसरा बच्चा खा रहा, राइट। So insects like flies can be the carriers for Salmonella typhi. Now, अब होता क्या है जी, जब कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के साथ ये पैथोजन पहुंच गया आपके स्टमक, इफ यू रिमेंबर, स्टमक की म्यूकोसा लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में तरह तरह के सेल्स हैं, चीफ सेल्स और द zymogen सेल्स, जिन्हें पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, है ना, जो पेप्सिनोजन बनाते हैं। देन ऑक्जेंटिक और द पेराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ऑक्जेंटिक और द पेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमक में जो HCl होता है ना, it is very potent killer of typhoid bacteria. HCl is potent killer
टाइफॉइड बैक्टीरिया, राइट। स्टमक का ही एसिड कहता है कि टाइफॉइड के बैक्टीरिया हम तुम्हें जिंदा नहीं बचने देंगे, हम तुम्हें पहुंचने ही नहीं देंगे इंटेस्टाइन तक। अब जिन लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है कि भाई ज्यादा एसिड बनता है, तो एक हैबिट होती है ना एंटासिड्स लेने की। पीपल हु रेगुलरली टेक एंटासिड्स, जैसे इनोपीलिया, जेलिसिल पी लिया, सो एंटासिड लेने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन डाउन जाएगा, सो देयर आर चांसेस कि टाइफॉइड का बैक्टीरिया स्टमक में जिंदा बच जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पीपल हु रेगुलरली टेक एंटासिड्स, they are more prone to or they are more susceptible to typhoid. The regular intake of antacids is not a good habit, right जी? आगे बढ़ते हैं ना। मान लीजिए स्टमक के एसिड से ये बैक्टीरिया जिंदा बच गया, ये साल्मोनेला, और ये पहुंच गया आपकी इंटेस्टाइन। अब हमने यहाँ पे इंटेस्टाइन के सेल्स दिखाए, देखिए जी, इंटेस्टिनल एपिथेलियम देख पा रहे हैं या? दीज आर द सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ये सेल का न्यूक्लियस है। और ये भी आपको पता क्या होते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए माइक्रोविलाई होते हैं। सो देखिए ये साल्मोनेला इंटेस्टाइन में पहुंच के इन सेल्स के अंदर एंटर करना चाहेगा, ताकि अल्टीमेटली ये ब्लड वेसल्स में पहुंच सके। सो यू कैन सी हियर साल्मोनेला ने एंट्री कर ली सेल के अंदर और सेल को इन्फेक्ट कर दिया। सो दिस इज एन इन्फेक्टेड सेल। अब सेल इन्फेक्ट हुआ तो भाई ऑब्वियस सी बात है, शरीर भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म तो रखेगा ना उसके खिलाफ, इम्यून रिस्पॉन्स तो जनरेट करेगा। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया इन्फ्लेमेशन, राइट। इन्फ्लेमेशन के साइंस याद है? स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, लोकल वार्मथ। इन्फ्लेमेशन की वजह मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इंजरी, बायोलॉजिकल इंजरी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे साल्मोनेला के द्वारा एक तरह से बायोलॉजिकली हमें इंजर किया गया, बायोलॉजिकल इंजरी हुई है। क्लियर है जी? इन्फ्लेमेशन हुआ। अब बॉडी में सिम्टम्स क्या आ जाएंगे, इससे लक्षण क्या होंगे, राइट जी? सिम्टम्स में क्या है, इसका कॉमन सिम्टम है पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन, है ना। लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है कि भाई भूख नहीं लग रही, और टाइफाइड में फीवर भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में तो इंटेस्टाइन में परफोरेशंस हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, और अगर इलाज ना किया जाए तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड का इलाज संभव है, टाइफाइड के लिए ट्रीटमेंट है, इलाज होता है, लेकिन पेशेंट को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। रिलैप्स इज आल्सो कॉमन इन टाइफाइड, दोबारा भी हो जाता है, सो द पेशेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल, राइट। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी कि टाइफाइड का जो पैथोजन है साल्मोनेला, वो ब्लड में एंटर कर चुका है और नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है टाइफाइड। एंटेरिक फीवर भी कहते हैं टाइफाइड को, इंटेस्टिनल फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, विडाल टेस्ट उसे कहते हैं। हम पढ़ेंगे अभी विडाल के बारे में भी। एक बार फिर से सिम्टम्स देख लीजिए। सस्टेन्ड हाई फीवर, बुखार हो जाएगा भाई, राइट। नंबर 2, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है जी। फीसेस पास आउट नहीं होंगे, पेट में दर्द रहेगा, भूख ना लगना, कमजोरी हो जाएगी, सर दर्द होगा, एक बेचैनी बनी रहेगी। तो अगर ये लक्षण आते हैं देन ऑब्वियसली पेशेंट जो है डॉक्टर को अप्रोच करेगा, और डॉक्टर जो है वो उसे विडाल टेस्ट करवाएंगे सबसे पहले, कंफर्म हो जाएगा तो फिर हम दवाइयां देंगे। एज आई टोल्ड यू कि इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी हो सकता है, छेद भी हो सकते हैं इंटेस्टाइन में, दैट्स इंटेस्टिनल परफोरेशन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा होता है, राइट। दिस इज विडाल टेस्ट, WIDAL, राइट। इसमें विडाल कार्ड होता है भाई, ये हमने घर में नहीं करना है, ये लेबोरेटरी में ही होगा। हम पेशेंट का सीरम लेकर के जो कार्ड है उसके ऊपर डालते हैं, जहां पे साल्मोनेला का एंटीजन होता है हमारे पास। अब पेशेंट के सीरम में अगर पेशेंट को टाइफाइड है तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट के सीरम में क्या होंगी, एंटीबॉडीज होंगी उसके खिलाफ, है ना। तो जैसे ही हमने पेशेंट का सीरम डाला है,
विडाल टेस्ट वाले विडाल कार्ड पे पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं वो कार्ड पे प्रेजेंट साल्मोनेला एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी और हमें पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, राइट? सो टाइफॉइड इज कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। यहाँ पे दिख गया जी आपको, क्लम्पिंग आ गया अगर, राइट, तो टेस्ट पॉजिटिव है। अगर कोई ऐसा क्लम्पिंग नहीं दिखा है तो टेस्ट नेगेटिव है, राइट? टाइफॉइड को लेके आपको याद है मैरी मेलन वाला केस, टाइफॉइड मैरी, लास्ट सेशन में बताया था ना, शी वाज अ कुक, वो खाना पकाने का काम करती थी और शी वाज अ कैरियर फॉर टाइफॉइड, ह्यूमन कैरियर। उसमें स्वयं में टाइफॉइड के लक्षण नहीं थे, परंतु जो खाना वो पका रही थी उसके जरिए वो दूसरों तक टाइफॉइड को फैला रही थी। सो बहुत से लोगों को टाइफॉइड हुआ, कईयों की मृत्यु भी हो गई। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था, टाइफॉइड मैरी का क्लासिकल केस। टाइफॉइड के लिए इलाज क्या है भाई? एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, बैक्टीरिया है ना कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफाई, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरीके से काम करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर करती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन रोकती हैं बैक्टीरिया का। इसके साथ साथ पेशेंट को हम ओरल रिहाइड्रेशन भी कराते हैं कि भाई सॉल्ट एंड वाटर जो है, हल्का सा पानी डाल के ओआरएस सॉल्यूशन मिलाया जाता है, बनाया जाता है, वो देना भी जरूरी है ताकि शरीर से पानी का लॉस ना हो ज्यादा, राइट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई पहले ही आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको किसी भी अनहाइजेनिक फूड आइटम को नहीं खाना है। साफ सुथरी जगह से ही आप अपना भोजन करेंगे। खाना खाने से पहले हाथ भी जरूर धोएंगे। डू नॉट ड्रिंक अनपास्चराइज्ड मिल्क, डू नॉट ईट रॉ एग्स और रॉ मीट। बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, कुछ लोगों में आदत होती है कच्चा अंडा खा जाने की, राइट? अंडे लिए, उनको तोड़ा और सीधा ऐसे ही खा गए। दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। अंडे के छिलके के ऊपर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सो वहां से भी टाइफाइड हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। Avoid eating unwashed vegetables and fruits. That's also important, right? चलिए, बैक्टीरियल डिजीजेस में हमने एक डिजीज डिटेल में डिस्कस कर लिया, टाइफॉइड। एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, इंटेस्टिनल फीवर भी कहते हैं। साल्मोनेला टाइफाई इसका पॉजिटिव एजेंट है। मक्खियां भी इसे फैलाती हैं, हाउस फ्लाइज एंड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू भी फैलता है। विडाल टेस्ट, ये मेन बातें हैं टाइफाइड के लिए, राइट जी? बैक्टीरियल डिजीजेस को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट है हमारे पास डायसेंट्री, कॉलेरा। कॉलेरा हैजा भी जिसे कहते हैं ना, सादी भाषा में हम कहते थे जी पेट खराब हो गया है, लूज मोशंस है, वॉमिटिंग हो रही है। डायसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट है शिजेला, शिजेला, राइट? एंड कॉलेरा के लिए देयर इज विब्रियो कॉलेरे, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। शिजेला जो है रॉड शेप्ड है। बैक्टीरिया पढ़ते समय हमने बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में इसका जिक्र किया था कि शेप के आधार पे भी उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है जी? सो ये बैक्टीरिया क्या है, कॉलोनाइज कर जाते हैं इंटेस्टाइन में और टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि इंटेस्टिनल एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करके रखें। पानी एब्जॉर्ब करेगी तो फेसेस बनते हैं और फेसेस पास आउट होते हैं। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ या कम हुआ, large amount of water will be passed out with the feces and obviously that will result in diarrhea. Next bacterial disease जो हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, that is about a bacteria that affects your lungs and the name of the disease is pneumonia. Shall I write here? न्यूमोनिया लंग्स को प्रभावित करता है, न्यूमोनिया। इफ बोथ द लंग्स आर अफेक्टेड, दो लंग्स है ना, राइट एंड लेफ्ट, इफ बोथ द लंग्स आर अफेक्टेड वी कॉल इट डबल न्यूमोनिया, राइट? सो न्यूमोन इज रेफरिंग टू लंग्स, याद रहेगा ना? कॉजेटिव एजेंट क्या है न्यूमोनिया के लिए? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe, नोट कर लो, ये साथ साथ याद होने चाहिए। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe भी न्यूमोनिया करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe भी न्यूमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है।
इसका एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स से एल्वियोलाई में जाएगी। गैस एक्सचेंज, ब्रीदिंग का साइकिल हो रहा है, सांस ले पा रहे हैं हम, फ्रेश एयर जा रही है लंग्स में, वहां से ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है। निमोनिया के केस में क्या हो जाता है, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ डेड WBCs एंड pus cells in the alveoli, so there is difficulty in breathing, गैस एक्सचेंज में डिफिकल्टी है, शरीर के टिश्यूज तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, साइनोसिस, नीला पड़ जाना, फिंगर नेल्स जो है नेल बेड्स नीले पड़ जाएंगे, पेशेंट के लिप्स भी नीले पड़ सकते हैं, ठंड भी लगती है, बुखार भी चढ़ जाता है, और अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए सही तरह से तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है निमोनिया से। अब फैलेगा कैसे, मान लीजिए निमोनिया पेशेंट है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो एरोसोल्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं। By inhaling the aerosols from the infected person, जो ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रहे हैं दूसरे के शरीर तक पहुंच सकते हैं और उससे निमोनिया कर सकते हैं। निमोनिया में लंग्स प्रभावित हुए, there is inflammation of the lung alveoli, fluid build up in the alveoli, so ध्यान रखना alveoli में क्या हो जाता है, नोट कर लीजिए, there is accumulation of fluid and dead WBCs in alveoli, लंग्स के जो फंक्शनल यूनिट है, फीवर भी होगा, ठंड भी लगेगी पेशेंट को। अब जब एल्वियोलाई में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट विल हैव ट्रबल इन ब्रीदिंग, there will be poor exchange of oxygen and carbon dioxide, सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी टिश्यूज तक, तो साइनोसिस, ये लिखा है ना, लिप्स एंड नेल्स टर्न ब्लू, और साइनोसिस कह देते हैं कि लिप्स नीले पड़ गए हैं पेशेंट के, राइट, नेल बेड्स में नीला नीला रंग नजर आने लगेगा, बुखार हो जाएगा, ठंड भी लगेगी बहुत, खांसी होगी, सर दर्द होगा, ये निमोनिया के लक्षण है और निमोनिया का इलाज है, बिल्कुल है जी। और डायग्नोस कैसे करेंगे हम, अगर आप डॉक्टर हैं, पेशेंट आपके पास आया और पेशेंट में ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, सबसे पहले कहेंगे कि भाई एक चेस्ट एक्सरे करवा लीजिए आप, 5 मिनट का काम है, एक्सरे फटाफट हो जाएगा, रिपोर्ट आपके सामने आएगी एक्सरे की, आप देखेंगे एक्सरे रिपोर्ट और वहां पे आपको इस तरह से क्लाउडी अपीयरेंस नजर आएगा। एक हेल्दी एक्सरे जो है नॉर्मल, वो इस तरह से नजर आता है, आपको दिख रहा है एक्सरे के बीच में क्या है, कैन यू सी द रिब्स, रिब्स नजर आ रही और सब काला काला नजर आ रहा है, राइट, उसके अलावा बीच में ये जो शेप आपको बनी दिख रही है, कैन यू गेस व्हाट इज दिस थिंग, ये जो ऐसे करके नजर आ रहा है, ये यहाँ पे क्या है, हार्ट होता है, ठीक है जी, हार्ट है ये, ओके, रिब्स भी नजर आ रही हैं। और निमोनिया पेशेंट में जब आप देखेंगे तो ऐसे पैचेस नजर आएंगे, क्लाउडी अपीयरेंस होगा उस एक्सरे में, और बेटर है आप सीटी स्कैन करा सकते हैं पेशेंट को, आप बोलेंगे कि भाई ठीक है चेस्ट एक्सरे हमने देखा है, आप एक बार चेस्ट का सीटी भी करा लीजिए, सीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन आजकल अवेलेबल है, सीटी स्कैन छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में तो है ही है, तो सीटी स्कैन के जरिए फिर आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि भाई निमोनिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को दवाइयां देंगे। इज इट क्लियर जी? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफाई, we discussed about cholera, vibrio cholerae, dysentery, shigella and pneumonia, streptococcus pneumoniae, and दूसरा क्या था, hemophilus influenzae। अब हम जिक्र करते हैं लंग्स से ही रिलेटेड कुछ और बीमारी का भी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, इसके बाद डिप्थीरिया का भी बताऊंगा। डिप्थीरिया में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडो मेम्ब्रेन इन द थ्रोट, डिप्थीरिया को हिंदी में गल घोंटू कहते हैं। डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन भी हमें लगता है बचपन में, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस का डीपीटी, परटूसिस होता है वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे कहते हैं हम। Diphtheria. So let's talk about diphtheria. As I told you, in Hindi we call it gal ghontu. Why we call it gal ghontu? Here
गल इज रेफरिंग टू गला, थ्रोट, घोंटू, गला घोंट देना, ऐसे लगता है कि किसी ने चोक कर दिया थ्रोट को, गला बंद हो गया, दबा दिया किसी ने। कॉजेटिव एजेंट क्या है, ध्यान रखेंगे, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये। लिखिए एक बार दो बार नोट कीजिए स्पेलिंग, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये। सो पैथोजन के नाम से पता चल रहा है डिप्थीरिया कॉज करता है ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये। ये एक बड़ा ही पावरफुल टॉक्सिन रिलीज करता है, डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है, इट रिलीजेस डिप्थेरोटॉक्सिन। डिप्थेरोटॉक्सिन। डिप्थीरिया का अगर सही समय पे इलाज ना हो 48 आवर्स के बाद भी डेथ हो सकती है, इतनी तेजी से ये नुकसान पहुंचाता है शरीर में डिप्थेरोटॉक्सिन। ये क्या करता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडो मेम्ब्रेन इन द थ्रोट। नोट कर लीजिए, डिप्थीरिया में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन इन थ्रोट। और जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज जो हैं, इनकी माइटोकॉन्ड्रिया को ये डैमेज कर देता है डिप्थेरोटॉक्सिन। तो मतलब डब्ल्यूबीसीज को ही नुकसान पहुंचता रहेगा, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो फाइट ही नहीं कर पाएंगे इससे, राइट। लाइफ कैन बी सेव्ड, पेशेंट का लाइफ बचाया जा सकता है अगर डिप्थीरिया के लक्षण आ गए और आप उसकी जिंदगी बचाना चाहते हैं। एंटी डिप्थीरिया सीरम, जो कि एक तरह का पैसिव वैक्सीनेशन है, that should be given to the patient within 48 hours of appearance of the symptoms. So मैं लिख दूं ये बात, life can be saved अगर लक्षण नजर आ गए, पेशेंट का लाइफ, छोटे बच्चों में होता है ये, लाइफ कैन बी सेव्ड if ADS, that stands for anti-diphtheria serum. Life can be saved if anti-diphtheria serum is given ASAP, as soon as possible. जल्द से जल्द अगर हम पेशेंट को दे देंगे एंटी डिप्थीरिया सीरम, द लाइफ कैन बी सेव्ड। याद रहेगी ये बात। और डिप्थीरिया के लिए वैक्सीनेशन होता है, आपको पहले भी बताया, डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनस, डीपीटी वैक्सीन सभी बच्चों को लगाया जाता है, राइट। क्लियर है जी। ये लिखा है ना, वैक्सीनेशन का शेड्यूल दिख रहा है आपको, मैंडेटरी वैक्सीनेशन फॉर डिप्थीरिया, डीपीटी। बचपन में आपको बहुत सारी वैक्सीन लगी हैं, डीपीटी की, ओरल पोलियो वैक्सीन, राइट। नेक्स्ट बढ़े आगे, डिप्थीरिया के बाद परटूसिस भी समझ गए ना, परटूसिस, PERTUSSIS, दैट इज वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे मैं कहते हैं, इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट जी। नेक्स्ट, सो वेरी डेंजरस डिजीज, ब्लैक डेथ, दैट इज प्लेग। सुना है नाम आपने प्लेग का। एक समय था जब प्लेग इतने भयंकर रूप से पूरी दुनिया में फैला था कि यूरोप की 30% पॉपुलेशन को इसने 14वीं शताब्दी में खत्म कर दिया। चूहों के जरिए फैलने वाली ये बीमारी है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लेग, दैट इज ब्लैक डेथ। पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस जो है इसका पैथोजन है। एक फ्ली होता है, रेड फ्ली, ज़ेनोप्सेला चियोपिस, जिसके जरिए ये फैलता है। पहले तो हम प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म समझ लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज यर्सीनिया पेस्टिस। इसे पास्चुरेला पेस्टिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। इसे फैलाता कौन है? एक फ्ली होता है, रैट फ्ली कहते हैं। ज़ूओलॉजिकल नेम है, याद रखेंगे आप, ज़ेनोप्सेला चियोपिस। It's an arthropod, right? It feeds on the blood of rats. Plague
is a disease of rodents. Plague is nature's way of controlling the population of rats. Plague जो है, it's a disease of rodents. Rodents समझते हैं ना आप, चूहे आते हैं जिसमें. It is nature's way of controlling the population of rats. अब रैट में अगर यर्सीनिया पेस्टिस है, ये फ्लिया जो है इसने रैट का ब्लड सक करा, उसके बाद इस फ्लिया ने अगर इंसान को काटा तो ये पैथोजन को हमारे ब्लड में पहुंचा देता है. ठीक है जी. और ये बहुत ज्यादा नहीं उछल सकता जमीन से, इसीलिए कहते हैं कि जमीन पे नहीं सोना चाहिए. ये फ्लिया आपको काट सकता है. ऊंची खाट पे, ऊंची चारपाई पे या ऊंचे बेड पे सोना चाहिए, क्योंकि ये फ्लिया बहुत ज्यादा उछल के फिर बेड तक नहीं पहुंच सकता है. ठीक है जी. सो आप देख पा रहे हैं कि ये जो यर्सीनिया पेस्टिस है ये रैट फ्ली के जरिए फैलता है. एंड रैट फ्ली जो है ये चूहे का ब्लड सक करता है. सो अगर घर में कभी आपको बहुत सारे चूहे एक साथ मरे हुए नजर आए तो थोड़ी सी चिंताजनक विषय हो जाता है. आप पढ़िएगा इसके बारे में, और कि इंडिया में भी कई बार ऐसा हुआ है कि प्लेग के कुछ कुछ एपिसोड्स हुए हैं. सूरत में भी एक बार प्लेग को लेकर के बहुत जो है कहे पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. प्लेग इज 100% फेटल. प्लेग हो जाने पे पेशेंट को बचा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है. और प्लेग कई तरह का. देयर इज न्यूमोनिक प्लेग जो लंग्स को इफेक्ट करता है. देयर इज ब्यूबोनिक प्लेग. ब्यूबोनिक प्लेग में लिम्फ नोड्स इफेक्ट होती हैं. ब्यूबोनिक प्लेग में लिम्फ नोड्स प्रभावित होते हैं और जगह जगह लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं, ब्यूबोस बन जाते हैं शरीर में, एंड ब्लड पॉइजनिंग भी हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है. सो प्लेग इज 100% fatal. It's very dangerous disease. Now you can see this. यहाँ पे चूहे से उस फ्लिया ने उठ करके इस इंसान को काट लिया, बाइट कर लिया, और यर्सीनिया पेस्टिस ह्यूमन बॉडी तक इसने पहुंचा. ठीक है जी. सो ये जो बीमारियां हमने अभी तक पढ़ी ये कौन सी थी? द डिजीजेस विच वर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. एक बार फिर से नाम लिख लिया हमने. बैक्टीरियल डिजीजेस में कौन कौन सी पढ़ी हैं? हमने पढ़ा टाइफॉइड के बारे में. ठीक है जी. इसके अलावा हमने पढ़ा कॉलेरा के बारे में. राइट. इसके अलावा मैंने आपको बताया न्यूमोनिया, लंग्स से रिलेटेड. इसके बारे में पढ़ा न्यूमोनिया के बारे में. देन आई टोल्ड यू अबाउट प्लेग. ठीक है. टेटनस एक और जिक्र कर लेते हैं जी. टेटनस. टेटनस को लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं. ऐसा क्यों कहते हैं? टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी. नोट कर लीजिए. टेटनस का कॉजेटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी. राइट. It produces a very powerful toxin that is called tetanospasmin. मसल्स की अकड़न करवा देता है ये. जॉ मसल अकड़ जाता है, जबड़ा ऐसे अकड़ जाएगा. राइट. रेस्पिरेटरी मसल्स काम करना बंद कर देंगे और टेटनस हो जाने से मृत्यु हो जाती है इंसान की. आपने अक्सर सुना होगा कि जब कभी आप खेलते हुए गिर जाएं, कभी सड़क पे, पार्क में खरोंच लग जाए, मिट्टी लग जाए वहां पे, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए. टीटी है ना, शॉट जो कहते हैं. ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके स्पोर्स मिट्टी में पाए जाते हैं. स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट. बहुत लंबे समय तक ये स्पोर्स जिंदा रह लेते हैं. टेटनस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं, ये बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है इन द इंटेस्टाइन ऑफ मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स. हॉर्सेस, काउज, बफलोज, बहुत सारे जानवरों की लार्ज इंटेस्टाइन में ये रहता है. उन एनिमल्स की एक्सक्रीटा के साथ या डंग के साथ जो है ये बैक्टीरियल स्पोर्स बाहर आ जाते हैं. आपने सुना होगा, कहते हैं कि सड़क पे अगर आप दौड़ते हुए गिर जाएं, खरोंच लग जाए, तो आप टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाइए. अब सड़क से ही ये बात क्यों रिलेटेड है? क्योंकि बहुत पुराने जमाने में सड़क पे टांगे चला करते थे. टांगा होता है ना जिसमें घोड़े होते हैं आगे. सो घोड़े या जानवर सड़क पे चलेंगे, बैलगाड़ियां चलेंगी, तो उनका एक्सक्रीटा भी सड़क पे गिरा होगा. उनका एक्सक्रीटा या डंग सड़क पे होगा. जब वो ड्राई होगा, सूखेगा, तो हवा में स्पोर्स फैलेंगे टेटनस बैक्टीरिया के. सो वहां से प्रोबेबिलिटी फिर ज्यादा हो जाती है उस चीज की. ये भी आपने सुना होगा कि जंग लगा हुआ लोहा अगर है
तो उससे आपको कभी चोट लगे, जो रस्टेड आयरन है उससे चोट लगी है आपको, तो भी टेटनस होने की संभावना है और आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, सुनिएगा मेरी बात। बहुत पुराने जमाने में जब लड़ाइयां लड़ी जाती थी, जब जंग होती थी, तो घोड़ों पे ही होती थी, हॉर्सेस पे, तलवारों के साथ होती थी, स्वर्ड्स जो होती है ना, लोहे से बनी हुई। जंग के बाद का सीन क्या होता था जंग के मैदान में, कि बहुत सारे सोल्जर्स मरे हुए हैं, उनकी डेड बॉडीज हैं और उनका शरीर अकड़ गया है और उनके आसपास टूटा फूटा लोहा, तलवारें, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। सो समहाउ ये दोनों बातें रिलेट हो गई कि जहां भी कहीं, बिकॉज अगर घोड़े पे फाइट हो रही तो घोड़े का एक्सक्रीटा भी होगा, जहां भी कहीं घोड़े का डंग है, एक्सक्रीटा है, जंग लगा लोहा है, तलवारें हैं, कील है, वहां पे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसमें शरीर अकड़ जाता है, यानी टेटनस। सो नाउ यू गॉट इट, राइट जी। टेटनस बैक्टीरिया के स्पोर्स तो अदरवाइज हर कहीं प्रेजेंट है, हवा में उड़ रहे हैं। इवन जब ऑपरेशन थिएटर में आप अपने पेशेंट को लेकर के जाएंगे, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर का माहौल एकदम स्टेराइल हो, साफ सुथरा हो, लेकिन फिर भी इंसान के शरीर के साथ भी तो बैक्टीरियल स्पोर्स आ सकते हैं ना। और जब आपको ह्यूमन बॉडी पे ऑपरेट करना है, काटना है, so you have to be very sure कि कहीं टेटनस बैक्टीरिया के स्पोर्स ना चले जाएं उसके शरीर में। तो उस केस में हम पहले टेटनस का इंजेक्शन दे देते हैं पेशेंट को, कि कहीं गलती से भी उसे टेटनस ना हो जाए सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। क्लियर है जी? टेटनस भी क्लियर करा दिया मैंने। ग्रेट। टेटनस के केस में एक टेटनस टॉक्सॉइड होता है जो वैक्सीनेशन दिया जाता है, एक एटीएस भी होता है, एंटी टेटनस सीरम, जो पैसिव इम्यूनिटी देता है, राइट। सो हमने बैक्टीरियल डिजीजेस में टाइफॉइड, टेटनस, कॉलेरा, निमोनिया, प्लेग, ये सब पढ़ा। ट्यूबरक्लोसिस भी बता देता हूं जी आपको, टीबी जिसे कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी शॉर्ट। जनरली जब हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं तो लंग्स से ही रिलेट करते हैं, ये जरूरी नहीं होता। टीबी बैक्टीरिया जो है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। पैथोजन क्या है, नाम लिखें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जैसे लेप्रेसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में कई ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं लंग्स को। द फेवरेबल साइट ऑफ द बैक्टीरिया इज लंग्स। तो जो लंग्स वाला टीबी है ना, उसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं, पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी होता है, टीबी इज नॉट ऑलवेज पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किन ऑर्गन्स का हो सकता है, इंटेस्टाइन का टीबी, बोन्स का टीबी, स्पाइनल कॉर्ड का टीबी हो सकता है, ब्रेन का टीबी, यूट्रस का, फेलोपियन ट्यूब का, शरीर के कई ऑर्गन्स को टीबी बैक्टीरिया प्रभावित कर सकता है। बट द फेवरेबल साइट ऑफ द बैक्टीरिया इज लंग्स। टीबी के लक्षण क्या है, लो ग्रेड फीवर बना रहना, थकावट बनी रहनी, बुखार लेकिन हल्का बुखार, थकावट, वजन में गिरावट आना, खांसी बने रहना। और ये भी जरूरी नहीं होता कि सभी पेशेंट्स को खांसी हो, कफिंग हो, कईयों में नहीं साइन होता कफिंग का, और खांसते समय थूक के साथ या बलगम के साथ जो है खून आना। तो ऐसा हो तो फिर टीबी के लिए टेस्ट करवाना पड़ता है, चेस्ट एक्सरे भी हम करेंगे। मॉन्टुक्स टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। टीबी का इलाज संभव है, दवाइयां ज्यादा देर तक जरूर चलती हैं, लंबे समय तक पेशेंट को दवाइयां खानी पड़ेंगी और बीच में नहीं छोड़नी होती। दवाइयां अगर बीच में ही हम छोड़ देंगे तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है। सो एक बार जब दवाइयां शुरू कर ली, हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या 1.5 साल तक भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए दवाइयां लेनी पड़ सकती है पेशेंट को। हमें वैक्सीन भी लगता है बचपन में, बीसीजी वैक्सीन सुना है आपने, बैसिलस कालमेट ग्यूरीन। हैव यू हर्ड ऑफ द नेम ऑफ दिस वैक्सीन, बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमेट ग्यूरीन, दैट इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर है जी? सो दीज वर द डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। क्लियर है? आपने बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर होर्डिंग्स देखे होंगे, वहां लिखा होता है ना, टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं, DOTS। दिस DOTS स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे।
बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर, सरकारी अस्पतालों के बाहर या वैसे भी आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, टीबी का इलाज संभव है, टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं। DOTS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस DOTS? ये मेरा सवाल है आपसे। ओके, एक और बैक्टीरियल डिजीज का यहाँ जिक्र कर लेते हैं जी, दैट इज लेप्रेसी, कुष्ठ रोग भी जिसे हम कहते हैं। लेप्रेसी, एक समय था जब लेप्रेसी को एक सोशल स्टिग्मा माना जाता था कि लेप्रेसी पेशेंट्स को गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, उनके लिए एक अलग जगह बना दी जाती थी जहां पे कुष्ठ रोग के पेशेंट्स रहेंगे। लेप्रेसी का भी इलाज संभव है, राइट जी। द कॉजेटिव एजेंट इज Mycobacterium leprae, and I told you it is cultured in the eyes of armadillo. कम तापमान पे ये ग्रो करता है। लेप्रेसी नर्व्स को इफेक्ट करता है, स्किन सेल्स को इफेक्ट करता है और धीरे धीरे लॉस ऑफ सेंसेशन होता जाता है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर होर्डिंग्स पे लिखा होता है चेहरे पे कोई सुन्न दाग है, ऐसा निशान है जहां पे लॉस ऑफ पिगमेंटेशन हो गया है और सेंसेशन नहीं हो रहा है आपको, सो दैट इज समथिंग टू बी वरीड ऑफ, राइट। क्लियर है जी। लेप्रेसी, एंथ्रेक्स मैंने बता दिया था, बैसिलस एंथ्रासिस, स्पोर्स ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरिया और हाईली रेजिस्टेंट, और ये बायो वॉर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। ये सारी थी डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई, फंगल डिजीजेस। फंगस नाम सुन के ही थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो जल्दी से ठीक नहीं होता, बड़ा समय लगता है उसमें। सो फंगल डिजीजेस में रिंगवर्म आपने सुने होंगे, कॉमनली बच्चों में हो जाते हैं, मिट्टी में पार्क में खेलते हैं, गिर गए कहीं, रिंगवर्म्स हो गए। देन फंगल एक्ने है, कैंडिडियासिस सुना होगा आपने, एथलीट्स फुट, एस्परजिलोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस। नाम नोट कर लीजिए एक बार, आपको ये आइडिया होना चाहिए पूरा, ये सब फंगल डिजीजेस हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? टेटनस, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, एथलीट्स फुट, एक ऑप्शन एथलीट्स फुट डाल दिया। सो हमें पता होना चाहिए कि एथलीट्स फुट एक फंगल डिजीज है। सबसे पहले रिंगवर्म्स का जिक्र करते हैं, ठीक है जी। रिंगवर्म्स कॉजेटिव जेनेरा जो है, ये जीनस है फंगस के जो कॉज करते हैं रिंगवर्म्स। माइक्रोस्पोरम, एनसीईआरटी में नाम मेंशन्ड है, ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए माइक्रोस्पोरम। सेकंड इज एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, समथिंग टू डू विद एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। ट्राइकोफाइटन, तीनों नाम लिखिए। रिंगवर्म आपका हेडिंग है और मेन हेडिंग है फंगल डिजीजेस। रिंगवर्म के लिए कॉजेटिव जेनेरा जो है, मैं लिख रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉजेटिव जेनेरा है माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, तीनों नाम नोट कर लीजिए। अब फंगस में माइसीलिया आपने पढ़े हैं फंजाई के स्ट्रक्चर में। माइसीलियम जो होते हैं इनके, दे ग्रो ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन विच इज योर लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। कई बार स्किन खुद ही प्रभावित हो जाती है, स्किन के भी तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना। स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस, जहां पे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। कौन सा एपिथेलियम है? स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स में केराटिनाइज्ड, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, केराटिनाइज्ड stratified squamous epithelium, keratinized stratified squamous epithelium। तो फंगल माइसीलिया ग्रो करते हैं एपिडर्मिस पे और डीप लेयर्स में ट्रेवर्स करते जाते हैं, अंदर अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। रिंगवर्म्स का इन्फेक्शन शरीर में कहीं भी हो सकता है, स्किन में, स्कैल्प में भी हो सकता है, आर्मपिट्स वाले रीजन में, एरिया अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहां पे थोड़ी नमी बनी रहती है, स्वेट और ऑयल ज्यादा इकट्ठा होता है, उन एरियाज में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्किन पे ऐसे लेजन्स हो जाते हैं, ठीक है, देखा आपने, नाखूनों में भी हो सकते हैं रिंगवर्म्स, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड एरिया। किसी को रिंगवर्म इन्फेक्शन है, आपने हाथ लगाया या आप उसके गले मिले हैं, आपने पेशेंट के कोई यूज करे हुए आर्टिकल्स इस्तेमाल करे हैं, उसकी कंघी इस्तेमाल करी है, कोम जो है, या कोई भी और हेयर एक्सेसरीज, हेयर बैंड, टॉवल, शूज, कोई भी पर्सनल आइटम है,
तो ये रिंगवर्म दूसरे तक फैल सकते हैं। हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? स्क्रैपिंग द लेजन एंड ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप। उस लेजन को स्क्रैप करा हमने, छील के स्किन का एक पीस लेके उसको ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप के नीचे। एंटी फंगल इसमें ऑइंटमेंट्स हैं, टॉपिकल क्रीम्स हैं, साबुन आते हैं, कई तरह के शैम्पू हैं जो लगाए जाएंगे एंटी फंगल्स। ओरल एंटी फंगल्स यानी दवाइयां भी दी जाती हैं, लेकिन समय लगता है इसमें, इतनी जल्दी से ठीक नहीं होता है। एथलीट्स फुट कॉमनली स्पोर्ट्समैन जो है हु वियर वेरी टाइट शूज, इसीलिए हमने नाम दे दिया एथलीट्स फुट। इट इज सीन इन स्पोर्ट्समैन हु आर वियरिंग वेरी टाइट शूज, बड़े टाइट जूते पहन के रखे हैं, सो पसीना इकट्ठा हो रहा है, वहां ऑयल इकट्ठा हो रहा है सॉक्स के अंदर ही, सो एथलीट्स फुट होने की संभावना बढ़ जाती है। रेड फ्लेकी रैश बिटवीन द टोज, इस तरह से समय लगता है इसका भी इलाज होने में, ठीक है जी। सो दोज वर द डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई। फंगल डिजीजेस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, बस माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन ये जेनेरा याद रखिएगा, रिंगवर्म, एथलीट्स फुट याद रखिएगा। क्लियर है जी। अब ये रिंगवर्म के साथ टेपवर्म, राउंडवर्म मत कंफ्यूज कर जाना, ये रिंगवर्म फंगल डिजीज है, टेपवर्म और राउंडवर्म वो हम हेलमिंथ डिजीजेस में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धीरे धीरे हम आपको और बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताएंगे, डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ्स, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो अब आपसे विदा लेता हूं जी, रिवीजन जरूर करिएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो सवाल मैंने पूछा है टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं, तो डॉट्स का मतलब क्या है ये भी आप मुझे नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड।